नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, रीट के समस्त विद्यार्थियों को सबसे पहले हम देना चाहते हैं अग्रिम बधाई। आपका जो एग्जाम है 26 सितंबर को होने वाला है दोस्तों, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि यही प्रैक्टिस और यही रिवीजन आपको सफलता दिलवाएगा दोस्तों। तो इसमें हम आपको बहुत मोस्ट चीज़ें बता रहे हैं किशोर अवस्था के बारे में। जो एक प्रश्न आता है आपका कि इसके उपनाम से संबंध, जैसे कि उलझन भरी अवस्था किसे कहते हैं, बसंत ऋतु किसे कहा जाता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसको कहते हैं, टीन एज किसको कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी किसको कहते हैं, संवेदनशील आयु किसे कहा जाता है, समस्याओं की अवस्था किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न आपको जरूर आते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने टोटल सारा कुछ इसमें समेट दिया एक ही जगह पर। ठीक है, जो भी एग्जाम्स में बगैर आप आज तक कहीं भी आए हैं, इधर उधर से जो भी कुछ है मैटर इकट्ठा करके आपको एक जगह हम बता रहे हैं। तो आज हम किशोर अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले हम शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था, यानी कि 13 से 18 वर्ष। इस किशोर अवस्था को हम किन किन नामों से जानते हैं, चलो सबसे पहले है इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था। देखो, अमूर्त चिंतन की अवस्था हम किशोर अवस्था को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो बालक है वो अमूर्त चीज़ों के बारे में भी चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त का मतलब होता है बच्चों, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं हैं, उनके बारे में भी चिंतन करने लग जाता है। समझ रहे हो बात? जैसे कई प्रकार की टेंशन लेने लग जाता है किशोर बालक जो होता है, वो कोई अपने जीवन के बारे में सोचने लग जाता है, कोई भाई क्या करूंगा उसके बारे में सोचने लग जाता है, और कई चीज़ों में उलझा रहता है वो। तो कुल मिला के अमूर्त बातों के बारे में भी वो सोचता रहता है, अमूर्त चिंतन भी वो करता रहता है। इसीलिए अमूर्त अवस्था, इसको हम चिंतन की अवस्था भी कह देते हैं। इसके बाद में है उलझन भरी अवस्था। तो प्रश्न आ गया कि उलझन भरी अवस्था किसे कहा जाता है, तो किशोर अवस्था उत्तर हो जाएगा। कारण से इसको उलझन भरी अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो किशोर होते हैं या किशोरी होती हैं, ठीक है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, 13 से 18 वर्ष की इस उम्र में, मतलब एक उम्र ही ऐसी होती है, ये एक बहुत बड़ा एक उतार चढ़ाव होता है। इस जगह पर बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पहली बार देखने को मिलते हैं, चाहे वो लड़कियों की बात हो चाहे वो लड़कों की बात हो, ठीक है ना। तो शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन हो जाता है इन सब की वजह से। तो वो बेचारा उलझन में पड़ जाता है, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये क्या कुछ करना है हमें, कई प्रकार की समस्याओं में फंस जाता है वो। तो इस प्रकार से उलझन भरी अवस्था इसको हम कहते हैं। ठीक है, वो उलझन में रहता है, टेंशन में रहता है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। कोई लव के चक्कर में, कोई प्रेम इत्यादि के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई पैसों के चक्कर में, कोई किसी और चीज़ के चक्कर में है, बस चक्कर में रहते हैं, उलझन में रहते हैं। अनेक तरह की उलझनें रहती हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो अवस्था होती है बहुत ही एक सावधान पूर्ण अवस्था है, बहुत ही संवेदनशील ये स्टेज होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप जीवन में कहीं भी किसी भी तरफ मुड़ सकते हो, कहीं भी जाने का आपको रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको संभलने की आवश्यकता होती है। तीसरा है आपकी दल भक्ति की अवस्था। ये दल भक्ति की अवस्था इसलिए कहते हैं इसको, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दल भक्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था। इसलिए कहते हैं क्योंकि दल का मतलब होता है ग्रुप, यानी समूह। जो भी इनकी फ्रेंड सर्किल होती है, जिनका एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के प्रति इनकी भक्ति बहुत ही दृढ़ होती है। कैसे? मान लो 10-15 का ग्रुप है इनका, और ग्रुप में एक डिसीजन कर लिया इन्होंने कि नहीं हमें कल स्कूल नहीं जाना है और हमें पार्टी करनी है, घूमने चलेंगे अपन। तो चाहे कुछ भी कर लो, घर वाले कितनी भी मना कर लो, वो उनकी ग्रुप की बात को टाल नहीं सकेंगे। इतनी भक्ति होती है उनकी ग्रुप के प्रति, दल के प्रति, अपने समूह के प्रति इतनी भावनाएं होती है उनकी। वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी एक की भी लड़ाई हो जाती है तो सारे लोग आ जाते हैं, पूरे ग्रुप को बुला लेते हैं वो। ये है दल भक्ति कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसा होता है किशोर अवस्था के अंदर। इसके बाद में है जीवन का सबसे कठिन काल। दोस्तों, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहते हैं? किशोर अवस्था को। कैसे कहते हैं? जीवन का कठिन काल इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा उलझन यहीं पर होती है बच्चे को। क्योंकि बाल्यावस्था में तो टेंशन बिल्कुल होती नहीं उसको, वो आराम से घूमता फिरता रहता है, कुछ भी करे कोई दिक्कत उसको नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो किशोर अवस्था में जाता है तो एक तो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक, संवेगात्मक, कई प्रकार के परिवर्तन उसमें अंदर से होते हैं, तो उसको अलग ही फील होता है, कुछ लड़का लड़की दोनों के लिए बता रहे हैं। और जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें उलझनें हो जाती हैं उसके सामने बहुत सारी। ठीक है, अभी हमने बताई थी कि कौन कौन सी उलझनें उसके सामने रहती हैं, इसलिए पूरा जीवन उसका कठिन माना जाता है। इस प्रकार से जीवन का सबसे कठिन काल की हम बात करें तो वो किशोर अवस्था वाला काल ही होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, उसको हर चीज अच्छी लगती है। ठीक है, वो किधर भी मुड़ सकता है,
कोई थोड़ा सा भी उसको गाइड कर दे तो उधर ही जाने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो गलत ही रास्ता क्यों ना हो। ठीक है, किसी ने कह दिया कि ये काम करो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, उधर ही झुक जाएगा वो। कोई किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस जाएगा, कोई और किसी चक्कर में फंस जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। इस जगह बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है, घर वालों को बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान रखना होता है, उसके साथ में अच्छे से फ्रैंक तरीका से रहना पड़ता है, तब जाकर के वो अच्छे से रह सकेगा। आगे है समस्याओं की अवस्था। तो समस्याओं की अवस्था तो हमने बता ही दिया कि भाई इतनी सारी समस्याएं हैं, तो समस्याओं की अवस्था तो इसको हम कह ही सकते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में है वसंत ऋतु। जैसे आप जानते हैं कि ऋतुओं में सबसे अच्छी वसंत ऋतु को माना जाता है, उसी प्रकार जितनी भी हमारी अवस्थाएं उनमें सबसे अच्छी किशोर अवस्था को मानते हैं। किशोर अवस्था को इसलिए मानते हैं क्योंकि किशोर अवस्था के अंदर हर व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, यानी कि एनर्जी होती है, एक्टिव रहता है, सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। वो समाज सेवा करना चाहता है, वो लोगों की सहायता करना चाहता है, घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसा उसके अंदर जज्बा रहता है। ठीक है, लेकिन वो कोशिश तो करता है और कई लोग कर भी देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो जरूर सोचते हैं, रात दिन सोचते रहते हैं कि ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, सपने बहुत देखते हैं, मतलब ये। ठीक है, कल्पनाओं में रहते हैं इधर उधर, इसलिए एक कुल मिला के इसको हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समय रहता है, ये अच्छा, बहुत अच्छा मानते हैं इसको हम। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था किसे कहते हैं, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ गया, आपका रीट वगैरह इनमें भी पूछ लिया गया है। किशोर अवस्था में किशोर ये चाहता है कि भाई हम बड़े हो गए हैं, हम खुद समझदार हो गए हैं, हम चीज़ों को समझने लग गए हैं, हमें किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं और हम जो काम कर रहे हैं समाज उसकी स्वीकृति देवे, समाज उसको माने, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। जैसे लड़की है, मान लो लड़की कह रही है कि हम तो जीन्स पहनेंगे, सब लोग पहनते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है, समाज क्या कहेगा, समाज में अच्छा नहीं लगता है, तो वो चाहते हैं कि भाई समाज इस बात को स्वीकार करे कि जो भी कर रहे हैं ये वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसको कहते हैं सामाजिक स्वीकृति, ऐसा वो चाहते हैं। इसीलिए समाज के बीच में और इनके बीच में एक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, विचारों में मिल नहीं होता है। ऐसे हमारे माता पिता और जो आज की नई जनरेशन है उसमें भी उनके विचारों में मतभेद हो जाता है। ऐसे आगे है प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था। यहाँ पर देखो कई तरह का दबाव रहता है और कई तरह की टेंशन भी रहती हैं। आप किसी को भी पूछ लो अच्छे से, लगभग सभी लोग टेंशन में रहते हैं, पता नहीं किसकी टेंशन में रहते हैं। किसी को तो टेंशन की टेंशन हो रही है, यार टेंशन हो रही है इसलिए टेंशन हो रही है, अरे किस बात की टेंशन हो रही है कि टेंशन की टेंशन हो रही है। लोग उलझन में पड़े हुए हैं, दबाव में हैं, टेंशन में हैं। हमारी बहुत सारी बीमारी तो इसी वजह से हैं। कोई मोबाइल की टेंशन में है, बहुत सारे बच्चे तो इसलिए टेंशन में हो जाते हैं कि उनको घर वाले मोबाइल नहीं दिलवा रहे, कोई गाड़ी नहीं दिलवा रहे किसी को, कोई किसी को और कुछ नहीं दिलवा रहा, ऐसे टेंशन करके बैठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बोलते नहीं हैं, गुमसुम रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। और मोबाइल मिलता है तो मोबाइल में घुस जाते हैं, बिल्कुल 24 घंटे 20 घंटे तक मोबाइल देखते रहते हैं लोग। ऐसे भी बच्चे हैं किशोर अवस्था के। अब मोबाइल में क्या देखते हैं, अलग अलग प्रकार के गेम आते हैं, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है यहाँ पर। तो कई प्रकार का उनके पास दबाव होता है और तनाव भी उनके पास रहता है, इसलिए इस अवस्था को हम प्रबल दबाव और तनाव की अवस्था कह सकते हैं। आगे है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। दोस्तों यहाँ पर संवेगों में परिवर्तन होता है। फिर आपको हमने पहले ही बताया कि बाल्यावस्था में भी संवेग होते हैं लेकिन वो इतने दृढ़ नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिवर्तन होगा संवेगों के अंदर, कुछ स्थिरता आएगी, कुछ परिपक्वता आएगी संवेगों के अंदर। यहाँ पर किस अवस्था में, किशोर अवस्था में, इसीलिए इसको हम संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। आगे है आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था। सबसे ज्यादा देखी जाती है किशोर अवस्था के अंदर। तो किशोर अवस्था को आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति की अवस्था कहते हैं। इसका मतलब है कि आत्मसम्मान, वो ये चाहता है कि मेरा सम्मान हो, सब जगह लोग मुझे देखें, इसलिए वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होवें, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, उनमें एक ऐसा रहता है इस एज में, वो दिखाना चाहते हैं कि लोग मेरे को देखें, ठीक है, अट्रैक्ट होवें, ऐसा कुछ करता है वो। और आत्मस्वीकृति मिले मेरे को सब जगह पर, ठीक है, और मेरे को आत्मसम्मान मिले, ऐसा वो चाहते हैं। इसके बाद में है तार्किक चिंतन की अवस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। तो उत्तर हो जाएगा किशोर अवस्था को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो तर्कपूर्ण चिंतन करने लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो तर्कपूर्ण चिंतन करने लग जाते हैं कि नहीं हमें तो ये बताइए ऐसा क्यों हुआ, नहीं इसका ये कारण, ऐसे आपने क्यों कर दिया ऐसा, ये कई तरह की बातें इसमें वो करने लग जाते हैं, यानी तर्कपूर्ण चिंतन वो स्टार्ट करते हैं। तो मिला के ये हुआ कि हमारा कि यहाँ पर जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो तर्कपूर्ण चिंतन करने लगते हैं, इसीलिए तार्किक चिंतन की अवस्था कह देते हैं। आगे है संघर्ष और तूफान की अवस्था।
हमने कहा कि इस अवस्था में बहुत सारे संघर्ष उनके सामने आते हैं। हमने कई चीज़ें बताई हैं आपको, कोई प्रेम प्रसंग के चक्कर में, कोई किसी को मोबाइल के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही उसको उसके चक्कर में, कोई लाड़ी के चक्कर में, कोई अलग अलग, कोई लड़कियों के चक्कर में, लड़कियां हैं तो लड़कों के चक्कर में, अनेक प्रकार की उलझनें भरी रहती हैं, अनेक प्रकार की। तो संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं इसको, ठीक है। तूफान की अवस्था, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ उनके अंदर छुपा रहता है और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपनों के लिए, घर वालों के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत रहता है, ठीक है। ऐसे तो संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है ये। और उथल पुथल की अवस्था इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब संघर्ष होगा तो उथल पुथल होगा ही, आप जानते हैं, तूफान आएगा तो उथल पुथल होगा ही, इसलिए इसको उथल पुथल की अवस्था भी कह सकते हैं। आगे है संक्रमण काल की अवस्था। संक्रमण काल की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संक्रमण काल होता है, यहाँ से कहीं भी किसी भी तरफ मुड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो सकती है और किसी भी अच्छे रास्ते पर भी जा सकते हैं और किसी भी बुरे रास्ते पर भी हम संक्रमण कर सकते हैं, यानी किधर भी संक्रमित हो सकता है मामला, इसलिए संक्रमण काल की अवस्था इसको कहते हैं। उसके बाद में है टीन एज। टीन एज कहते हैं इसको, यानी 13 से 18, 13 से लेकर के 13 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम इसमें टीन लग रहा है, टीन के कारण इसको टीन एज कहते हैं। तो हम कहते हैं टीनेजर बच्चों पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए और जो माता पिता हैं उनको एक फ्रेंड के रूप में रहना चाहिए, कि फ्रेंड जैसे रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उस प्रकार से उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए, ठीक। आगे है सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था कहते हैं क्योंकि पूरे जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है, आप कुछ भी बन सकते हो, यहाँ पर अच्छा काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो और कोई गलत रास्ते पर जाना चाहो तो वो भी आप जा सकते हो, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है इस जगह पर। उसके बाद में इतनी एनर्जी आपको कभी भी नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन चांस होता है जीवन का, ये गोल्डन एज इसको हम कह सकते हैं जीवन की। उसके बाद में एज ऑफ ब्यूटी, हम इसको एज ऑफ ब्यूटी कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की अवस्था होती है ये, क्योंकि इसमें लड़का या लड़की कोई भी हो अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करता है। कोई मान लो किसी के चेहरे पर कील मुहासे हो गए तो वो उसको सही करने के लिए कई प्रकार की दवाई ले लेगा, क्रीम ले लेगा और कुछ ना कुछ इलाज करता ही रहेगा वो चमक के। इसमें हमने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं, किशोर अवस्था वाले, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जो शीशे को पास में रख के सोते हैं, बिल्कुल बेड के बगल में रख के सोते हैं, जब भी देखते रहते हैं चेहरे को, देखो कितना अच्छा है, कितना सुंदर हूँ, बॉडी को देखते रहते हैं, ठीक है। ये जिम वगैरह जाना करना, ये सबको ये चाहते हैं कि भाई मैं सुंदर बनूं, लोग मेरे को देखें, ठीक है, अट्रैक्ट होवें, लोग मेरी तरफ आकर्षित होवें, ऐसी उनकी इच्छाएं रहती हैं। लड़का लड़की दोनों के लिए है, ऐसा नहीं कि लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं, ठीक है, ये निश्चित मान लो आप। तो लड़कियां खुद इसको समझ रही होंगी कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आगे है आत्मनिर्भरता का काल। इस अवस्था में क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि भाई हम आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। तो आत्मनिर्भर होने की तरफ जाते हैं वो, यानी कि वो खुद अपने अधिकतर कामों को खुद कर लेते हैं, इसलिए वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो आत्मनिर्भरता का काल इसको कहते हैं। लैंगिकता का काल, लैंगिकता का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लड़कियां हैं तो लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं, लड़कियों को लड़के अच्छे लगने लगते हैं, लड़कों को लड़कियां अच्छी लगने लगती हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं वो एक दूसरे के, जैसे चुम्बक और लोहा आकर्षित होता है ना, उसी प्रकार से। क्योंकि ये एज का मामला है सारा, ठीक है, ये एज का फंडा है सब कुछ, उसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है, ये है। और लास्ट है हमारा संवेदनशील आयु। संवेदनशील आयु हमने पहले ही कहा कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एज है ये, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करने की इच्छा उनमें रहती है, बहुत ही संवेदनशील रहते हैं। उनको जैसे कोई ऐसे मानो कि कोई फूल है, हाथ लगाते मुरझा जाए, उसी प्रकार के रहते हैं, इसलिए उनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है, और उनको अच्छे से समझाना पड़ता है। कोई भी आप ज़्यादा कुछ उनके गुस्सा में कह दो तो तुरंत ही नाराज़ हो जाते हैं, आपसे बोलेंगे नहीं, चिड़चिड़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, टेंशन में हो जाएंगे, तनाव हो जाएगा अनेक प्रकार का उनका। ऐसे करके हमें उनको बहुत संवेदनशील तो इस प्रकार हमें उनको अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए इसको हम संवेदनशील आयु कहते हैं। तो ये हमने दोस्तों यहाँ पर 20 बातें बताई हैं किशोर अवस्था से रिलेटेड। तो आशा करते हैं इससे बाहर कोई सवाल आपका नहीं बनेगा, यदि इस तरह का सवाल बना तो। और हमने इनको व्याख्या इसलिए की है क्योंकि आपको जो थ्योरेटिकल सवाल आएंगे तो उन थ्योरेटिकल सवाल में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको, और आपका गलत नहीं होगा वो सवाल, क्योंकि हमने पूरी एक एक बात बता दी आपको। किशोर अवस्था पूरे दिमाग में आपके फिट है कि होगी कि किशोर अवस्था होती क्या है। ऐसे करके हमने
हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में बता दिया है। तीनों वीडियो आपके छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, उनको आप देख लेना। निश्चित रूप से आपके 2-3 सवाल, 2-4 सवाल गारंटी से सही होंगे दोस्तों। एग्जाम देके आप जरूर हमसे यहाँ पर संपर्क कर लेना और हमारे चैनल पे आकर हमें विजिट करना है। उसके बाद में आपको कमेंट करके बताना कि सर हमारा पेपर कैसा हुआ, जो आपने बातें बताई वो आपको कहीं ना कहीं आपको फायदा उनसे मिला कि नहीं मिला दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करें, और भी जो अपडेट रहेगा, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़े कठिन लग रहे हैं, उनको हम यहाँ पर बहुत सरल रूप में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखें, तैयारी अच्छे से करते रहें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम दोस्तों।